कैसे यूनुस घुटनों पर आकर भारत से नई भीख मांगने आया है, आइए आपके सामने उसका खुलासा करते हैं। और ये रिपोर्ट बांग्लादेशियों को जरूर देख लेना चाहिए कि कैसे तनाव के बावजूद बांग्लादेश को पल पल भारत का ही सहारा लग रहा है। डीजल आयात का ये फैसला साफ संकेत देता है कि बांग्लादेश अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत को साझेदार मान रहा है, क्योंकि बांग्लादेश ये जानता है कि अगर कोई देश उसकी सबसे पहले और कम टाइम में मदद कर सकता है तो वो केवल और केवल भारत है। कि जब एक डिपेंडेंसी इंटरडिपेंडेंसी है एक दूसरे देश में, तो मुझे लगता है कि ज्यादा देर तक तनाव नहीं हो सकता। अगर आप पीछे भी, अगर आपको मैं ले जाऊं, जब बीएनपी गवर्नमेंट भी थी उस टाइम पे पावर में, उस टाइम भी बांग्लादेश और भारत के रिलेशन को ज्यादा अच्छे नहीं थे, पर देयर वाज नेवर अ ब्रेकडाउन। दोस्तों, इस वक्त जो ड्राइविंग सीट में आदमी बैठा है उसका नाम है मोहम्मद यूनुस। तो मोहम्मद यूनुस ये सब करवा क्यों रहा है? ये करवा इसलिए रहा है क्योंकि उसकी मजबूरी है। मोहम्मद यूनुस जो है एक मास लीडर नहीं है। एक जमाने में इसने एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी खोली थी, बुरी तरीके से चुनाव हार गया, जमानत जब्त, ये भाग गया यूरोप। तो फिलहाल बांग्लादेश की सच्चाई है, जो वहां की सोसाइटी है, उसकी मानसिकता है, वो बार बार हर दिन सामने उभर कर आती है और दुनिया इसको देख रही है। हालांकि पूरी दुनिया में अलग अलग वायलेंसेस होते हैं और बड़ी ग्लोबल मीडिया में बड़ी हेडलाइंस बनती हैं, लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ऐसा कुछ होता है तो कुछ खास हलचल नहीं होती है ग्लोबल मीडिया में, जहां पर बड़ी बड़ी हेडलाइंस छपती आई हैं और आप देखते हैं। तो उनका एक्सपोर्ट कितना है, आप क्या एक्सपोर्ट अपना करते हैं, फूड ग्रेन्स में आपको सफिशिएंसी है या नहीं है। तो ये सारे जब एक हम कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर की बात करते हैं ना, तो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर में इट इज नॉट ओनली द मिलिट्री, इट इज द इकोनॉमिक पावर ऑल्सो, इट इज डिप्लोमेटिक पावर ऑल्सो। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश के हालात आजकल सुर्खियों में हैं। एक तरफ वहां की इंटरिम सरकार दुनिया को दिखा रही है कि वो भारत से डरता नहीं, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। मोहम्मद यूनुस की सरकार अब भारत के सामने घुटनों पर आ गई है। कभी चावल तो कभी डीजल। बांग्लादेश को हर कदम पर अपने पड़ोसी देश भारत की याद आ रही है। दोस्तों, बांग्लादेश अपनी अकड़ भूलकर अब मदद की गुहार लगा रहे हैं। सिलसिला शुरू हुआ चावल से। बांग्लादेश में भुखमरी के हालात पैदा हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने भारत से 500 टन चावल की भीख मांगी। ये चावल उन्हें $355 पर टन के रेट पर चाहिए था, क्योंकि किसी और देश से लेने पर उन्हें डबल कीमत चुकानी पड़ती। लेकिन बात सिर्फ खाने तक नहीं रुकी। अब नया मुद्दा है डीजल का। बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने भारत से 1880 टन डीजल मंगवाने का फैसला किया है। इसकी टोटल कॉस्ट लगभग $119 मिलियन बताई जा रही है। सोचिए, एक तरफ तो ये लोग पाकिस्तान और चाइना के साथ हाथ मिलाते हैं, भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, और दूसरी तरफ जब देश चलाने की बारी आती है तो उन्हें भारत का ही सहारा चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट में डीजल के रेट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन भारत ने हमेशा की तरह बिना किसी स्वार्थ के मदद का हाथ बढ़ाया है। भारत के सामने घुटने टेक रहा है। बांग्लादेश अपनी हैसियत और औकात दोनों भूल गया है। बांग्लादेश दुनिया को यह दिखा रहा है कि वो भारत से डरता नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे भारत से ही भीख मांग रहा है। बांग्लादेश ने क्या नई भीख मांगी है, ये आगे आपको वीडियो में बताएंगे। चिवा साहब, एक बहुत अच्छी कहावत है, मैं आपको एक्चुअली सुनाना चाहता हूँ, मोर द मेरियर, है ना? आज क्या इसका मोर द मेरियर। तो वो कोई जो हमको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक पाकिस्तान चिंता कर सकता है, और जो हमको कोई जो चैलेंज नहीं है बांग्लादेश से, और ना ही बांग्लादेश को हम एक चैलेंज मानते हैं। ये एक टेम्पररी फेज है, आप देखेंगे। बिकॉज आपको एक चीज और देखनी चाहिए कि जो स्ट्रैटेजिकली जो देश एक्चुअली लगे होते हैं ना एक दूसरे के साथ इस तरीके से, बांग्लादेश 90% लैंड बॉर्डर्स इंडिया के साथ है, 5 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आपके घेरे हुए, 54 डाउनस्ट्रीम रिवर्स भारत से बांग्लादेश जाती हैं, आपका गेंजेस वाटर ट्रीटी है, आपका फरक्का अपराध से पानी आता है, उनके लीन टाइम में हम उनको पानी देते हैं, उनको फूड ग्रेन्स, उनको $11.07 बिलियन का हमारा ट्रेड है, और जो इलेक्ट्रिसिटी भी है वो आपका अंबानी और अदानी इसको दोनों इसको मिलकर बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। तो इस टाइप की जब एक डिपेंडेंसी इंटरडिपेंडेंसी है एक दूसरे देश में, तो मुझे लगता है कि ज्यादा देर तक तनाव नहीं हो सकता। अगर आप पीछे भी, अगर आपको मैं ले जाऊं,
जब बीएनपी गवर्नमेंट भी थी उस टाइम पे पावर में, उस टाइम भी बांग्लादेश और भारत के रिलेशन को ज्यादा अच्छे नहीं थे, पर देयर वाज नेवर अ ब्रेकडाउन ऑफ रिलेशंस। एंड और मैं मानता हूं कि ये जियोपॉलिटिक्स में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड मी हु आर स्टूडेंट्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स, हु डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, और हम अपनी सोच लगाते हैं इस चीजों में, तो हमको इन चीजों को उस नजरिए से देखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इस वक्त जो ड्राइविंग सीट में आदमी बैठा है उसका नाम है मोहम्मद यूनुस। तो मोहम्मद यूनुस ये सब करवा क्यों रहा है? ये करवा इसलिए रहा है क्योंकि उसकी मजबूरी है। मोहम्मद यूनुस जो है एक मास लीडर नहीं है। एक जमाने में इसने एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी खोली थी, बुरी तरीके से चुनाव हार गया, जमानत जब्त, ये भाग गया यूरोप। दोस्तों यूरोप भाग गया, अब वापस इसको लाया गया है, संदूक से निकाल के, झाड़ वाड़ के, धूप दे के इसको कुर्सी पे विराजमान किया गया है। इंसान बेसिकली ये लालची है, ये चाहता है कि कुर्सी पे विराजमान रहे। लेकिन यह भी तो सच है कि 12 फरवरी को इलेक्शन है, तो फिर इसने मदद लेने का फैसला किया। किससे? जमाते इस्लामी से। दोस्तों जमाते इस्लामी वो बीमारी है, चाहे वो भारत में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, ये वो बीमारी है जो कि पॉलिटिकल पार्टी इन पावर के साथ अलाइनमेंट करती है और अपना रेडिकल इस्लामिस्ट एजेंडा रन करती है। यह बात सच है कि शेख हसीना ने इन सबको टाइट करके रखा था, लेकिन दोस्तों यह भी सच है कि इन्होंने एक मिलीजुली सरकार बनाई, एक गवर्नमेंट बनाई बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के साथ मिलकर, और उस जमाने में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी बेगम खालिदा जिया। तो उनका एक इतिहास है बांग्लादेश में पावर सेंटर बना रहना। ये वही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तानी फौज की मदद करी थी और आम ईस्ट पाकिस्तानियों को, जो कि बंगाली जबान बोलते थे, उनका कत्ल करवाया इन लोगों ने, क्योंकि ये हर समय पाकिस्तान परस्त रहे हैं, या हर समय पाकिस्तान के फेवरेट्स रहे हैं। ये एक 5th कॉलम है बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान का। जब आप ये कहते हैं ना कि बांग्लादेश के अंदर ये ISI वाले आ गए और चिकन नेक चले गए और ये सब हो गया, ये पहले क्यों नहीं होता था? ये पहले इतना ज्यादा कभी सुनने को क्यों नहीं आया? ये आज की तारीख में क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि सारा का सारा मामला जो है ये प्रायोजित है जमाते इस्लामी का। जमाते इस्लामी चाहता है। आज की तारीख में जमाते इस्लामी ये कह रहा है कि साहब माहौल जो है ना, माहौल ठीक नहीं है इलेक्शन के लिए, माहौल ठीक नहीं है। The environment in Bangladesh is not conducive for elections। यानी कि जमाते इस्लामी का यह मानना है कि इलेक्शंस को पोस्टपोन कर देना चाहिए। अब इलेक्शंस तो सर पे खड़े हैं, आप ये लगा लीजिए तकरीबन 6 हफ्ते के बाद बांग्लादेश में इलेक्शंस। अब जमाते इस्लामी करे तो क्या करे? अब दोस्तों प्रॉब्लम क्या हुई है मैं आपको बताता हूं। प्रॉब्लम यह हुई है कि बेगम खालिदा जिया की डेथ हो गई और उनका बेटा तारिक रहमान वापस आ गया। अब जब वो वापस आया और बेगम खालिदा जिया की डेथ हो गई, इन दोनों इवेंट्स में ज्यादा फर्क नहीं था। तो पॉलिटिकली एक डबल वैमी हुआ है बीएनपी के लिए, और आज की तारीख में बीएनपी जो है वो फेवरेट पार्टी बन के सामने उभरी है। किसी को शक नहीं है कि बीएनपी चुनाव जीत जाएगी। क्या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आएगी? नोबडी नोज, आई कैन नॉट प्रेडिक्ट, बट हां इट विल डू प्रीटी वेल। एक जमाना यह था कि बीएनपी की लीडरशिप नहीं थी क्योंकि बेगम खालिदा जिया की तबीयत बड़ी खराब थी, वो शी वॉज इनएक्टिव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब उनका बेटा आ गया है, वो बेटा जो तकरीबन 17 साल से यूके में था, अब वो मैदान में आ गया है, वो मैदान में कूद गया है, और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी 100% है बीएनपी के अंदर। यानी कि बीएनपी के अंदर खुद कोई मोटी ऐसी लड़ाई नहीं हुई कि भैया तुम तो बाहर थे, अब तुम अवतरित हो गए, आसमान से कैसे आ गए, अब हम तुम्हारा क्या करें, हम तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करते, ये सब नहीं हो रहा है। डीजल की सप्लाई के लिए इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम हो और सप्लाई बनी रहे। यूनूस सरकार शायद से भूल गई थी कि बांग्लादेश का चक्का भारत से आने वाली दवाओं, अनाज, पानी और बिजली से ही चलता है। म्यांमार जैसा पड़ोसी तो खुद बर्बादी की कगार पर है, वो क्या मदद करेगा? बांग्लादेश की ज्योग्राफी ऐसी है कि वो 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। अगर भारत अपनी डिप्लोमेसी दिखाए और सप्लाई बंद कर दे तो बांग्लादेश में अंधेरा छा जाएगा और लोग दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। रिपोर्ट में साफ दिखाया गया है कि कैसे बांग्लादेश के लोग और वहाँ की सरकार भारत के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। कभी नक्शों में हेरा फेरी करते हैं तो कभी कट्टरपंथियों को बढ़ावा देते हैं, लेकिन जब इकोनॉमी डूबने लगती है और फ्यूल की कमी होती है तब उन्हें फ्रेंडशिप पाइपलाइन की याद आती है। ये हिपोक्रेसी नहीं तो और क्या है। भारत की कूटनीति ने दिखा दिया है कि बिना शोर मचाए कैसे दुश्मनों को रास्ते पर लाया जाता है।
बांग्लादेश को समझना होगा कि भारत से दुश्मनी उन्हें बहुत भारी पड़ सकती है। आज जो डीजल और चावल भारत भेज रहा है वो बांग्लादेश की लाइफलाइन है। अगर ये लाइफलाइन कट गई तो वो वहाँ की इंटरिम सरकार अपनी आवाम को जवाब देने लायक नहीं रहेगी। इतना बुरा हाल हो जाएगा बांग्लादेश का।